हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम समास पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समास होते क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने और जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, रसोई घर। राज प्लस पुत्र, राजपुत्र। इस प्रकार बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे राज और पुत्र से मिलकर बना राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हो जाएगा, समस्त पद। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो जो समस्त पद होता है उसके पहले पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और उसके दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद है हमारे पास राजपुत्र, इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा, राज, उत्तर पद हो जाएगा पुत्र, और समास का विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र। अब है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों को वापस अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद को अलग अलग तोड़ने की क्रिया को, उनको अलग करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद है हमारे पास देशभक्ति, तो इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, देश, उत्तर पद हो जाएगा भक्ति, और समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो चलिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, इसका पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। जो पहला पद होता है, या कई बार क्या होता है, पूरा पद भी अव्यय ही होता है। अव्यय क्या होता है पहले ये समझते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इस समास के समस्त पद में कभी कभी एक शब्द 2 बार भी आ जाता है। ठीक है, तो इस समास में क्या है, जो समस्त पद होता है उसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति भी हो जाती है। उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे पास यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है, समस्त पद है। इसका समास विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। रातों रात, रातों रात समस्त पद है। इसका समास विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। आजन्म, जन्म भर। कानों कान, कान ही कान में। यहाँ पे देखेंगे कि योजक चिन्ह आया है, लेकिन ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। योजक चिन्ह को देखकर आपने इसको द्वंद्व समास नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस समास में किन का प्रयोग किया जाता है, जो कारक चिन्ह होते हैं के, पर, को, से, तो उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है विद्यालय, इसका विग्रह करेंगे विद्या के लिए आलय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गुरु नमन, गुरु को नमन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। आप बीती, आप पर बीती। तो यहां आप देखेंगे के, पर, को, से, पर, ये सब क्या है, ये सब कारक चिन्ह है। तो
तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। तो जो फर्स्ट पद होता है, पहला पद, वो क्या होगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या होता है? नंबर्स में होगा। दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है और जो संख्या होती है इसमें प्रयुक्त वो किसी समूह, ग्रुप का बोध कराती है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए उदाहरण देखकर समझते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। चारपाई, चार पैरों का समूह। तो आपने देखा होगा जो इसका पहला पद है वो संख्यावाचक है, यानी 3, 9, 4, ये क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और जो संख्या होती है वो किसी समूह का बोध करा रही है। तीन भुजाओं का समाहार, 9 रत्नों का समूह, 4 पैरों का समूह। तो द्विगु समास में पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा और दूसरा पद प्रधान होगा और प्रयुक्त संख्या जो होगी वो किसका बोध कराएगी? एक समूह का बोध कराएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस समास में जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। सदैव नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, कभी कभी विलोम नहीं भी होते हैं। इसका विग्रह करने पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच या, और, तथा, अथवा जैसे योजक लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और समस्त पद बनाते समय दो शब्दों को मिलाने वाले योजक का लोप हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो जो योजक चिन्ह हमने लगाए हैं उनका लोप, यानी वो गायब, लुप्त हो जाते हैं, यानी उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ योजक चिन्ह लगे हुए हैं, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। खरा खोटा, खरा या खोटा। फल फूल, फल और फूल। रात दिन, रात और दिन। तो हमने देखा रात दिन का विग्रह किया तो रात और दिन आ गया। अगर हम इसका समस्त पद बनाएंगे रात और दिन का, तो जो ये और है योजक चिन्ह, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? रात और दिन। और आपने देखा होगा ज्यादातर विलोम का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, इसमें एक पद तो विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। सबसे पहले विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, समस्त पद है नीलकंठ, इसका विग्रह किया, नीला है जो कंठ, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? नीला, और विशेष्य क्या है? कंठ। ठीक है, अब समझते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, यहां उपमेय क्या है? श्याम। श्याम की तुलना की जा रही है किसके साथ? घन के साथ।
तो उपमान क्या हो जाएगा? घन। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 6th है हमारा लास्ट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस समास में कोई भी पद, पूर्व पद या उत्तर पद, कोई भी पद पहला या दूसरा प्रधान नहीं होता है। इसमें अन्य पद की प्रधानता रहती है, यानी जो कोई तीसरा होता है उसकी इसमें प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। गजानन, गज का आनन है जिसका वह, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा है। कौन है? गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके वह शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि किसी तीसरे अन्य पद की बात की जा रही है, यानी अन्य पद की प्रधानता है। चलिए अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है जानते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध है, और जो बहुव्रीहि समास में है उसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। जैसे नीलकंठ, समस्त पद है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, यानी इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब यहां पर समस्त पद नीलकंठ है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास दी है। कैसे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होगा, और जो बहुव्रीहि समास है उसमें किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाएगा। नेक्स्ट है पीतांबर, पीला है जो अंबर। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। पीतांबर समस्त पद है, इसमें पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, यानी तीसरे की ओर इशारा किया गया है, तो इसलिए यहां पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो इन दोनों में आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जो द्विगु समास है उसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, यानी संख्या होगा कोई भी। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, और जो बहुव्रीहि समास होगा उसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे यानी अन्य व्यक्ति या यानी किसी अन्य की ओर इशारा करेंगे। उदाहरण, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? 4 भुजाओं का समूह, यहां संख्यावाची है, 4 है, द्विगु समास। तो ये किसका उदाहरण है? द्विगु समास का। चतुर्भुज समस्त पद है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, यानी किसकी ओर? किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास। आशा करती हूं आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि समास क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं और क्या क्या अंतर है।